हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का दूसरा पाठ रामवृक्ष वेनीपुरी जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है और उस संस्मरण का नाम है बाल गोविंद भगत। उस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ को शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा जो इस पाठ के लेखक हैं, रचनाकार हैं रामवृक्ष वेनीपुरी जी, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रामवृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था और इनके गांव के नाम पर ही इनका उपनाम जो पड़ा रामवृक्ष वेनीपुरी। बेनीपुर गांव का होने के कारण ही इन्होंने अपना नाम एक उपनाम रखा बेनीपुरी। बचपन में ही इनके माता पिताजी का देहांत हो गया, दोनों नहीं रहे, ये अनाथ हो गए और इसी कारण से इनका जीवन बड़े अभावों में और कठिनाइयों में संघर्ष करते हुए बीता। इन्होंने 10वीं तक की अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1920 में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए, कई बार जेल भी गए और 15 वर्ष की आयु में ही इनकी रचनाएं कुछ लिखते रहते थे और वो जो उनकी लेखनी थी उस लेखनी के कारण सुंदर लेखनी, सुंदर विचार और उन सुंदर विचारों के कारण इनकी जो छोटी छोटी रचनाएं हुआ करती थीं वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। ये बेहद प्रभावशाली पत्रकार भी हुए आगे चल करके। इन्होंने जो कुछ पत्र प्रकाशित किए, संपादन किया उनका, उनमें से कुछ दैनिक समाचार पत्र थे, कुछ साप्ताहिक थे, कुछ मासिक पत्रिकाएं थीं, कुछ पत्र भी थे। उन पत्रिकाओं, दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्रों में तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा, ये प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और साप्ताहिक पत्र थे जिन्हें इन्होंने संपादन कार्य किया। इन्होंने केवल जैसे कुछ लेखक, कुछ रचनाकार होते हैं, वो एक विधा से बंध जाते हैं। जैसे हम नाम सुने होंगे मुंशी प्रेमचंद जी का, वो महान कथाकार थे, महान उपन्यासकार थे। लेकिन अगर हम बेनीपुरी जी की बात करें तो इन्होंने अपने लेखन शैली को एक विधा में बांधा नहीं, हर विधा को इन्होंने छुआ, हर विधा तक इन्होंने अपनी पहुंच बनाई। इन्होंने अपने जीवन काल में रचना यात्रा में उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, सारा कुछ लिखा। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, पतितों के देश में, एक उपन्यास है इनका, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखाचित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है और जंजीरें और दीवारें संस्मरण। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता, इन्होंने जो अपनी रचनाओं का जो विषय चुना, उन अधिकतर रचनाओं में जिनका विषय रहता था वो अपने को स्वाधीन कराने के लिए किस प्रकार से लोगों के अंदर विचार भरे जाएं, वो चेतना भरते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर। मनुष्यता की चिंता, हम इस धरती पे मनुष्य के रूप में जन्म तो गए, पैदा तो हो गए, लेकिन मनुष्य का कार्य क्या है उसकी चिंता हम नहीं करते। इन्होंने उसकी चिंता की और मनुष्यता के लिए अपने विचारों को, मनुष्यता किस प्रकार से मनुष्य के अंदर जीवित रहे, उन विचारों को अपनी रचनाओं के अंदर रखा ताकि मनुष्य या आम जनमानस
उन विचारों को पढ़े, उनका अनुसरण करे और अपने जीवन को सफल और सक्षम बनाए। इतिहास की युगानुरूप व्याख्या की है। जो इतिहास लिखा, हमारे इतिहासकार जो हजारों साल पहले इतिहास लिख के चले गए, उसकी युग के अनुरूप व्याख्या की एक ही पुस्तक, एक ही रचना विभिन्न लोगों के द्वारा अलग अलग अर्थों में पढ़ी जाती है। उसी की व्याख्या करते हुए उन्होंने इतिहास की अलग अलग युगों के अनुसार अलग अलग समय के सापेक्ष अपनी व्याख्या बदली। इनकी शैली विशिष्ट होने के कारण विभिन्न प्रकार के आयामों तक पहुंचना इनकी विशेषता थी, गद्य के आयाम थे। तो इन शैली की विशेषता के कारण इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ये हिंदी साहित्य में कलम के जादूगर कहे जाते हैं। कलम का जादूगर का मतलब है अपनी लेखनी के द्वारा, अपने कलम के द्वारा कुछ ऐसा अलग कुछ लिखना, अलग रचना करना, जिससे अधिक से अधिक मानव समाज या पाठक समाज, पाठक वर्ग उससे प्रभावित हो सके। आते हैं हम, जो हमें इस कहानी में आज पढ़ना है, बाल गोविंद भगत। एक रेखा चित्र है, ये मैं चर्चा कर चुका। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो लेखक ने लिखा है, उसके माध्यम से ऐसे एक व्यक्तित्व का चित्रण किया है। बाल गोविंद भगत इस कहानी का मुख्य पात्र हैं। वह पात्र ग्रामीण जीवन से जुड़ा है। इस पाठ में ग्रामीण परिवेश में जा करके हम उससे जुड़ते हैं। ग्रामीण परिवेश क्या है? ग्रामीण परिवेश की हमको सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो इस पाठ में इन्होंने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। ऐसे विलक्षण मतलब विशेष, जो सामान्य लक्षण वाला नहीं है, ऐसे चरित्र बाल गोविंद भगत का उद्घाटन किया, उसकी कहानी को लिखा, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना, इन सबका एक प्रतीक है। वेशभूषा या वाह आडंबर, वाह अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। हम सामान्य रूप में जानते हैं, सन्यासी की परिभाषा भी जानते हैं। सन्यासी होता क्या है? आपने भी सुना होगा, बाल्यकाल से सुनते आ रहे हैं कि साधु हैं, सन्यासी हैं। तो हमारे मन में जो भर दिया गया, साधु और सन्यासी, वो बड़े बड़े बाल रख लेना, दाढ़ी रख लेना, कमंडल, डंडा, कंधे में झोला, पूजा करने वाला, माथे में खूब सारा चंदन, ये स्वरूप हमारे मन में सन्यासी का, साधु का बैठा दिया गया। लेकिन वास्तविकता में ये सन्यासी नहीं है। सन्यास का आधार क्या है? सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। क्या भगवा वस्त्र पहन लेना या साधुओं के चोगे में पहन करके बड़े बड़े बाल रखा करके साधु हो जाना, वही सन्यासी जीवन का आधार है? नहीं, वो नहीं। क्या है? मानवीय सरोकार। हम सन्यासी होने के बाद भी मानव है कि नहीं? मनुष्यता हमारे अंदर है कि नहीं? बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। सन्यासी की परिभाषा कुछ लोग कहते हैं गृहस्थ त्याग देना, वानप्रस्थ ग्रहण कर लेना। लेकिन क्या गृहस्थ होते हुए सन्यासी नहीं रह सकते? सन्यासी का मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं पर अपने अंकुश रखना। जो अपनी इच्छाओं पर अंकुश रखता है वो सन्यासी है। तो गृहस्थ भी रख सकता है।
गृहस्थ मतलब जो घर में परिवार में बच्चों के साथ रहता है वो गृहस्थ है। तो जो लेखक को लगता है बाल गोविंद भगत की जो वेशभूषा है न तो सन्यासियों जैसी है, कुछ कुछ सन्यासियों जैसी है और कुछ कुछ गृहस्थ जैसी है। वो गृहस्थ हैं लेकिन काम सन्यासी का है, कर्म सन्यासी का है, जो मन है सन्यासी का है, जो शरीर है वो गृहस्थ का है। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। सामाजिक रूढ़ियाँ, सामाजिक जो रूढ़ियाँ बनी हुई हैं हमारे समाज में, ऐसा करना है, उन रूढ़ियों पर भी एक कटाक्ष करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इस रेखा चित्र में जब हम पढ़ेंगे पाठ को तो ग्रामीण जीवन की एक झांकी हमको मिलेगी। ग्रामीण लोग किस प्रकार से रहते हैं, उनकी वेशभूषा क्या होती है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। जैसा अभी हमने बताया कि बाल गोविंद भगत इस कहानी का मुख्य पात्र है, तो लेखक पहले उनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कहते हैं बाल गोविंद भगत एक मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। न तो बहुत बड़े थे न बहुत छोटे थे, सामान्य कद, गोरे थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, उम्र लगभग 60 साल 62 साल के आसपास होगी। बाल पक गए थे, यानी बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी थी। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, जैसे हमने भी चर्चा की थी कि जो साधु लोग होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो लंबी दाढ़ी रखते हैं, लंबे बाल रखते हैं। तो ऐसा कुछ उनमें नहीं था। लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, न बाल बड़े बहुत बड़े बड़े थे, नहीं लंबी दाढ़ी रखते थे। क्यों तो हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। लेकिन उनके सर पर, चेहरे पर हमेशा सफ़ेद बाल ही रहते थे, छोटे छोटे, सामान्य जो सामाजिक व्यक्ति जैसे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में कपड़ों के नाम पर एक लंगोटी, सिर में कबीरपंथी सी कनफटी टोपी, ऐसी टोपी जो सामने मत्थे तक और बगल में कान को ढकी हुई, ऐसी टोपी जो कबीरदास जी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली, यहाँ कमली का अर्थ है कंबल, जो छोटा कंबल उसको कमली बोला, काला कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, मस्तक पर चंदन लगाते थे। रामानंदी चंदन क्या है? जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू हो जाता है। नाक के बीचों बीच से यहाँ से शुरू होकर के बिल्कुल औरतों की मांग की स्थान तक पहुंच जाता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बिडौल माला बांधे रहते। तुलसी की लकड़ी की एक माला, तुलसी की लकड़ी निकाल लेते, उसी को धागे में बांध करके उसी गले में पहन लेते थे। जो हमने इस पैराग्राफ में इनकी व्याख्या पढ़ी, इस तस्वीर से तो ये नहीं माना जाता या नहीं लग रहा कि बाल गोविंद साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। घर में रहते थे, परिवार था पूरा उनका। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है। लेखक बताते हैं कि उनकी गृहिणी मतलब पत्नी, उनकी पत्नी को लेखक ने नहीं देखा। उनके बेटे और उनकी पतोहू को मैंने देखा था। लेखक ने उनके बेटे को और उनकी पतोहू को देखा था। वहीं से बात शुरू करते हैं। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उनकी जायदाद के नाम पर उनके पास थोड़ी सी खेत थे और एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। लेकिन खेतीबाड़ी करते करते वो उनका जीवनचर्या क्या बन गई थी। खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। उनका नाम ही पड़ गया बाल गोविंद भगत। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले,
ऐसा नहीं है कि वो गृहस्थ अगर थे, घर में रहते थे, वो साधु नहीं थे। जो साधु की परिभाषा होती है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, साधु की जानकारी रखने वाला, सन्यासी को व्याख्यायित करने वाला, वह व्यक्ति जो साधु की परिभाषा बताता है, उन सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, कबीरदास जी को अपना ईश्वर मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। कबीर को अपना भगवान मानते थे, उन्हीं के जो पद थे, गीत थे, दोहे थे, उन्हें वो गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, जो वो कहते थे, उनके गीतों में जो बातें कही गई थी उनका पालन करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। खरा व्यवहार मतलब जो बोलना सच बोलना, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। जो भी बात करना है मुंह के सामने साफ साफ बोल देना, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, अपने काम से काम रखते, किसी से नहीं कहते कोई बात हो जाए ठीक है भाई, बुरा व्यवहार नहीं रखते किसी के साथ, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, किसी की चीज कोई कहीं पड़ी हो उसको छूते नहीं थे। अगर किसी दूसरे की चीज की उनको आवश्यकता है तो वो उससे पूछ करके ही उसकी चीज को छूते थे या उसको प्रयोग करते थे। इस नियम को कभी कभी वो इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कुतूहल होता। इस बात को वो हमेशा ध्यान रखते कि किसी चीज को, किसी दूसरे की वस्तु को नहीं छूना, किसी दूसरे की वस्तु को उसके बिना आज्ञा के अपने प्रयोग में नहीं लाना। इस बात को वो कभी कभी इतनी बारीकी तक उसका अनुपालन कर लेते थे कि लोगों को आश्चर्य होता कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, इंसान तो है, मानो तो है, ऐसे कैसे कर सकता था। वह कभी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। आज हमारे घरों में शौचालय हैं, लेकिन उस जमाने में, जिस जमाने की कहानी बता रहे लेखक, उस जमाने में लोगों घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो बाहर शौच के लिए बाहर जाते थे, खेतों पे जाते थे। तो वो शौच के लिए भी अपने खेत में ही बैठते थे, दूसरे खेत में नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। उनकी छोटी छोटी चीज कबीर साहब की थी, ईश्वर की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता उसको निकालते, सिर पर लादते, दाने निकालते, सिर पर लाद करके उसको पहले साहब के दरबार में ले जाते। जो कबीर जी का मठ था, स्थान था, उस स्थान में ले जाते जो उनके घर से 4 कोस दूर था। 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब था। अभी बताया कि यहाँ साहब का दरबार क्या है, एक मठ है। और 4 कोस का मतलब, 1 कोस मतलब लगभग 3 किलोमीटर, और 4 कोस का मतलब लगभग 12 से 13 किलोमीटर। वो वहां तक पैदल जाते और उस मठ में सब कुछ रख देते। उस दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। उनके खेत में जो भी पैदा होता उसको अपने सर पर लादते, बोरियों भर करके, और उस मठ में जाकर रख देते। जो मठ का मालिक था, महंत था, उस बोरी से अनाज खोलता, कुछ मठ में डाल लेता, कुछ उन्हें दे देता। जो उन्हें दे देता वही वो लेकर आते और उसी से अपना गुजर चलाते थे। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते रहते थे। लेखक कहते हैं कि मैं इन सब को छोड़कर, जो वो करते थे, जीवन यापन तो करते ही थे अपना, उनकी एक व्यक्तिगत विशेषता और थी। उनका कंठ बड़ा सुरीला था, बहुत अच्छा गाते थे। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। कबीर के बहुत छोटे छोटे पद, दोहे, जब वो गाते थे तो वो ऐसा लगता कि कबीरदासी गा रहे हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव
खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। लेखक को आषाढ़ का महीना, बरसात का महीना, जब किसान अपने खेतों पर कहीं रोपनी कर रहे हैं, पूरा गांव लगभग खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, खेतों में जो पानी भरा हुआ है उन खेतों पर बच्चे कहीं उछल कूद कर रहे हैं, और औरतें अपने किसान पतियों के लिए कलेवा लेकर के, नाश्ता लेकर के मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। ऐसे मौसम में एक स्वर तरंग हमारे कानों में झंकार उठी। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी स्वर लहरी आपके कानों में पड़े तो हर एक गांव वाला, हर एक व्यक्ति जान जाता था कि वह कौन है। बोलना नहीं पड़ता, वो समझ गए कि ये भगत जी हैं। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। भगत जी पूरा शरीर कीचड़ में सने अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। रोपनी मतलब धान के पौधों को पानी भरे खेत पे लगा रहे हैं। उनकी एक एक अंगुली धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उन्होंने कोई इसका सीख नहीं ली, बस करते करते गए, अधस्त हो गए। ऐसी पंक्ति बना रहे थे जैसे कोई पटरी रख के बना रहा हो। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। कुछ जो उनके शब्द हैं, कुछ ईश्वर के पास जा रहे हैं, ईश्वर की आराधना में गाए जा रहे हैं। कुछ जो धरती पर बच्चे खड़े हैं, लोग खड़े हैं, उनके कानों की ओर भेज रहे हैं। सुने और आनंदित हों, सुने और आनंदित हों। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? उन बाल गोविंद भगत के पदों में वो जादू है, वो क्षमता है कि जितने बच्चे खड़े होते हैं वो खेलते खेलते झूमने लगते हैं। मेड़ों पर खड़ी औरतों के होंठ कांपने लगते हैं, वो उनके गीतों को गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, पैरों से वो ताल बजाने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। जिस प्रकार से उनके पदों की जो ध्वनि है वो ऊपर नीचे होती है, उस प्रकार जो रोपनी करने वाले लोग हैं उनकी उंगलियां भी उसी क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है? बाल गोविंद भगत के पदों में वह संगीत में वह जादू है कि लोगों की जो दिनचर्या है, लोगों को जो कार्य करने का तरीका है, वो अपने आप उनसे जुड़ने लगता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल बाकी का हिस्सा जो अभी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पार्ट है, बाकी का हिस्सा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।